ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಅವಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿ अभी तो एक्सपर्ट है एनपीसी इससे चाहे बद दफा पड़ी घना बद दफा पड़ी घना एड़ा जो 4 दफा पड़ी है ने 5 दफा पड़ा 4 दफा पड़ी है 5 दफा नारायण ने की कर दी तो आज हम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ईयर इंटर सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है। पीएमजीसी का सिलेबस जो था और आप लकी है कि मतलब सिलेक्टेड कहीं आवाज कौन छोकरो जो आवाज है मैंने कहा आप स्टूडेंट्स तो लकी हैं कि आपके यहाँ सिलेक्टेड जो सिलेबस दिया गया। इससे पहले अगर आप थोड़ा सा इससे पहले चंद साल पहले आप देखें फर्स्ट ईयर इंटर की जो है ना सारे चैप्टर इंक्लूड थे। तो मैं तो कहता हूँ कि आप जो जितना स्मार्ट आपके लिए सिलेबस रखा गया है सिलेक्टेड टॉपिक्स रखे गए हैं तो आपको यकीनन मिलती है। जैसे आज हम जैसे स्टार्ट कर रहे हैं बायो मॉलिक्यूल्स का चैप्टर स्टार्ट करें उसके अंदर सबसे पहली डेफिनेशन है कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे जैसे कि डेफिनेशन है और छोटा सा एक लिखा गया वो चैप्टर है। पर आगे जब आप मेडिकल में जाएंगे सिलेक्शन होगी तो तकिए जितना एक बायोकेमिस्ट्री का भी होगा तभी आप पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री वो भी बायोकेमिस्ट्री है और यहाँ पे भी एक जो है बायोकेमिस्ट्री का छोटा सा एक चैप्टर है छोटा ठीक है असा जरा नौजवान अन्य बायोकेमिस्ट्री लिखी है। फर्स्ट ईयर मेडिकल में आएंगे तो मोटे मोटे बुक्स है वो भी सब पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा चेंज करें ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी तरह से सिलेबस को अपने जहन पे जैसे एक बोझ की सूरत में ना रहे। किससे के माइंड ठीक है यार तो जो इशू है कल मुझे याद नहीं में तो परिकर मैं ये क्या गया स्टूडेंट गया स्टूडेंट उन्होंने जो विचार है वो बढ़ाना ही थोड़ा है ऑनलाइन ऑनलाइन की स्टूडेंट्स की वाइफ का इशू है जरा उसको भी चेक करें बताएं क्या है। तो एनीवे आज हम बायो मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। बायो मॉलिक्यूल जैसे यू नो वेरी वेल लाइफ की एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल से आगे जो है टिश्यूज बनते हैं टिश्यू से आगे जो ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से आगे ऑर्गन सिस्टम होता है और ऑर्गन सिस्टम से एक मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। इससे आगे एक मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग जो बनते हैं उनकी 2 लेवल्स है। बिकॉज कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो यूनिक सेलुलर है। यूनिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मौजूद है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मौजूद है। तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो इसी वजह से कहा जाता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स ही क्यों ना हो पर उसका बेसिक यूनिट लाइफ है और सेल से ही जो है लाइफ स्टार्ट होती है। क्योंकि काफी सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जैसे प्रोटोजोन्स हैं बैक्टीरिया है और कुछ अलजी फंजाई जो है ये सारे जो है यूनिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये सारे जो है यूनिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो अल्टीमेटली जैसे हम देखेंगे सेल के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो जिसके अंदर लाइफ की सारी फीचर्स मौजूद है सेल की कंपोजिशन क्या है। तो अगर सेल की कंपोजिशन में देखें कौन कौन से जो कंपोनेंट शामिल है
तो वो बायोमॉलिक्यूल थे। किस तरह से हम बायोमॉलिक्यूल की एडी पे आते हैं? तो सबसे पहला लाइन पुस्तक जो है हमारे एसटी की बुक के अंदर रखा गया है, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है, तो व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ का मतलब है कि ये जो जितनी भी लिविंग थिंग्स है, यकीनन उनके अंदर जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, और सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे अगर देखें सेल यकीनन थोड़ा बहुत बड़ा होगा, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो ये किस चीज के बने? कोई केमिकल जरूर होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर देखें, लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी है, थोड़े कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। और इसी तरह से इस साइटोप्लाज्म की कंपोनेंट्स लिपिड पार्ट देखें तो ये वाटर है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, और क्रोमोसोम्स को अगर देखा जाए तो बजाय तो हमें थ्रेड नजर आते हैं, पर केमिकली ये भी जैसे न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के बने हुए हैं। तो ये भी सब जो है इनके जो है केमिकल टोटली जो है सेल्स जो है वो केमिकल से बने हुए हैं। इसी वजह से एक कॉमन सी बात होती है कि लाइफ इज बेस्ड, लाइफ इज बेस्ड, लाइफ का जो बेसिस है वो केमिकल बेसिस है। कि नथिंग बट लाइफ का जो फाउंडेशन है वो केमिकल के बुनियाद पे, जैसे किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है, बुनियाद होता है, इसी तरह से चाहे जितना भी बड़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, पर उसका जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। और सेल आगे वो उसके अंदर क्या है, सेल के अंदर जो है यकीन केमिकल्स हैं, डिफरेंट केमिकल्स हैं। स्टडी ऑफ बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। आप जब मेडिकल की फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो पहला जो साल होगा उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री जरूर होगा, बड़ा बड़ा सा बुक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो मैं हमेशा स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि जो बायोकेमिस्ट्री में जो एक्सपर्ट होते हैं, मेहनत करते हैं स्टूडेंट, वो आगे जो है डिजीज की मैकेनिज्म, ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज उनको करने में बहुत ही आसान होती है। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसकी जो इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस दी गई है हमारे बुक के अंदर, तो इसकी इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस एक ये है कि लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, कैसे ये ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जो है वो जैसे सेल जिसको ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम और मल्टी सेल्यूलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, तो इसमें भी यकीनन कोई ना कोई केमिकल्स होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन समझने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ना जरूरी होती है। इसी तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा काफी सारी डिजीज मैकेनिज्म है, वो भी जब हम डिजीज मैकेनिज्म, डिजीज तो उसकी ट्रीटमेंट करने में भी जैसे बायोकेमिस्ट्री का जो एक इम्पोर्टेंट रोल होगा, डिजीज और उसकी ट्रीटमेंट। कभी आपने देखा होगा कि जितनी भी मेडिसिन या ड्रग्स होती है उसके अंदर कुछ एक लीफलेट होता है, हमारा हमने कोई काम नहीं होता है, पैकेट को जो हम फेंक लेते हैं, बस वो मेडिसिन या ड्रग यूज करते हैं। पर उससे एक बहुत ही बड़ी डिटेल मौजूद होती है कि भाई इस ड्रग के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, और ये ड्रग जो है कैसे एक्ट करती है सेल्स पे, या इस डिजीज को कैसे ट्रीट करती है। लेकिन वो सब जो है बायोकेमिस्ट्री बेसिस पे वो सारी उनकी रिसर्च होती है। भाई ये जो केमिकल था इसकी एबनॉर्मलिटी की वजह से ये डिजीज हुई है, और इस रीजन की वजह से अब ये डिजीज इतनी बड़ी मैकेनिज्म हो गई है। तो अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो पूरी मैकेनिज्म उसके अंदर डिटेल दी होती है, वो सब बायोकेमिस्ट्री है। तो किसी भी लिहाज से जितनी भी जो डिजीज वगैरह होती है और उनकी ट्रीटमेंट होती है, जब तक हम बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये चीजें नहीं समझ में आएगी। इसी तरह से एक एक लाइक मैकेनिज्म है कि सेल टिश्यू, ये आर्गन ऑर्गन सिस्टम, इसके अलावा कैंसर की मैकेनिज्म है, अनकंट्रोल्ड सेल रिमियन है, या मेमोरी जैसे फिनोमेना बॉडी के अंदर जैसे हो रहे हैं वो किस तरह से होते हैं। जो उन सब सवालों का जवाब बायोकेमिस्ट्री इंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतने बड़े सवाल नहीं है, जस्ट एक इंट्रो है कि बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। नेक्स्ट पेज में इसमें हम देखेंगे कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। है किस चीज का बना हुआ है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, तो हम सेल के अंदर कहेंगे द लिविंग मैटर ऑफ सेल इज द। जानने की कोशिश करेंगे कि सेल किस चीज का बना हुआ है, कौन कौन से इसके अंदर केमिकल मौजूद रहता है। लिविंग मैटर ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। लिविंग मैटर ऑफ सेल
जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इसे कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। लिविंग मैटर ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द सीट ऑफ लाइफ। तो प्रोटोप्लाज्म किस चीज का बना हुआ है? तो साइंटिस्ट के पास इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं है। द एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नॉट नोन। द एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नॉट नोन। क्यों नहीं? बिकॉज इसके अंदर बहुत ही बड़ी चेंजेस आ जाती है। जब भी इसकी एनालिसिस की जाती है तो बहुत डिफरेंट टाइप की जो है मैकेनिज्म की वजह से इसमें चेंजेस आती है। तो इस वजह से एग्जैक्ट नेचर नहीं मालूम, पर एक चीज मालूम है कि इसके अंदर 70 to 90% वाटर होता है। 70 to 90% वाटर है। एग्जैक्ट नेचर इज नॉट नोन बट इट कंसिस्ट 70 to 90% वाटर। तो बहुत ही आसान काम हो गया। इस वाटर को अगर एवापोरेट किया जाए, इस वाटर को अगर एवापोरेट किया जाए तो रिमेनिंग मास इज ड्राई वेट ऑफ द वाटर को निकालने के बाद जो है रिमेनिंग मास इज कॉल्ड ड्राई वेट ऑफ द वाटर को एवापोरेट करने के बाद रिमेनिंग मास होगा उसे ड्राई वेट ऑफ द सेल। ड्राई वेट ऑफ सेल। अब ड्राई वेट ऑफ सेल की केमिकल एनालिसिस की जा सकती है। इसकी केमिकल एनालिसिस की जा सकती है। इसकी केमिकल एनालिसिस की जा सकती है कि ये ड्राई वेट ऑफ सेल है वो क्या है। ओवरऑल प्रोटोप्लाज्म की एग्जैक्ट नेचर नहीं मालूम हो रही, पर ड्राई वेट ऑफ द सेल की जो है केमिकल एनालिसिस की जा सकती है। केमिकल एनालिसिस की गई, पता चला तो इसके अंदर तो बायो मॉलिक्यूल्स है। तो इसके अंदर तो बायो मॉलिक्यूल्स है जो चैप्टर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो बायो मॉलिक्यूल वो कौन से? वो बायो मॉलिक्यूल्स जो है इसकी लिस्ट जो स्टिम्युलेटेड चार्ट के अंदर मौजूद है। वाटर है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल सब जो है बायो मॉलिक्यूल की हेडिंग में आता है। तो उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, द कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय, यानी बायो मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स, प्रोड्यूस्ड इन लिविंग सेल्स, प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। उन्हें हम कहेंगे बायोमॉलिक्यूल कहेंगे। क्योंकि बायोमॉलिक्यूल की फर्दर अगर एनालिसिस की जाए मॉलिक्यूल तो आगे जो आपको बताए इसके अंदर 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका रेशियो सबसे ज्यादा है। 6 एलिमेंट्स तकरीबन 98% आप these molecules बनाते हैं। 6 एलिमेंट्स पुराने बुक के अंदर उनकी डिटेल थी, नई बुक में नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 98% ऑफ बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं। पुराने बुक के अंदर इन 6 एलिमेंट्स का रोल क्या होता है लिविंग थिंग्स के अंदर उसकी डिटेल मौजूद थी, पर उसमें नहीं है नए बुक के अंदर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। जैसे अगर हम जैसे ग्लूकोज को देखें C6H12O6, तो यानी इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद है। तो डिफरेंट रेशियो से ये इस तरह के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और मॉलिक्यूल्स आगे आपको पता है सेल के अंदर जैसे जितने भी ऑर्गेनिल्स वगैरह जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या इस तरह से राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स के अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी वगैरह, ये जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, अगर इन स्ट्रक्चर्स की भी जैसे अगर हम एनालिसिस करें तब भी ये इन्हीं बायोमॉलिक्यूल के बने हैं। इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी अगर देखा जाए इसकी नेचर देखी जाए तब भी इसके अंदर बायोमॉलिक्यूल है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई है, इसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन है तो किसकी बनी हुई है? उसके अंदर भी जैसे मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर भी ऐसे मॉलिक्यूल्स है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर 98% बायोमॉलिक्यूल्स से बनाते हैं। जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसमें नए बुक के अंदर उनकी लिस्ट वगैरह या डिटेल नहीं है, पुराने बुक के अंदर मौजूद है। तो नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, उसके अंदर जैसे हम देखेंगे कि ऐसे जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं एक्चुअली वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो की मीनिंग होती है लार्ज और बिगर। मैक्रोमॉलिक्यूल जिन्हें पॉलीमर्स भी कहते हैं, इसके अंदर अक्सर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मैक्रोमॉलिक्यूल कहलाते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर अक्सर होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। बिगर मॉलिक्यूल कहलाते हैं जो पॉलीमर भी कहलाते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है बेसिक एलिमेंट कार्बन कोवेलेंटली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे वाटर इज इनऑर्गेनिक, कार्बन डाइऑक्साइड इज इनऑर्गेनिक। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें वाटर, तो ये इनऑर्गेनिक है, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, कार्बन नहीं है।
कार्बन डाइऑक्साइड इज इनऑर्गेनिक, कार्बन मौजूद है पर हाइड्रोजन नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। ये सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे, जिनके अंदर जैसे बेसिक एलिमेंट कार्बन कोवेलेंटली बॉन्डेड, आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, पढ़ते हैं आप, यकीनन मालूम होगा। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल अक्सर जो है ये बिगर मॉलिक्यूल होते हैं, जिन्हें पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर बिगर मॉलिक्यूल, इनकी बेसिक यूनिट होते हैं वो उन्हें मोनोमर्स कहते हैं। पॉलीमर्स आर कंपोज्ड ऑफ मोनोमर्स, जो बेसिक यूनिट्स होते हैं, बेसिक यूनिट्स होते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लें, प्रोटीन पॉलीमर है, प्रोटीन मॉलिक्यूल जो पॉलीमर है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, और इसका मोनोमर जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन जब टूटेगा तो अमाइनो एसिड में टूटेगा। तो ऐसे बिगर मॉलिक्यूल बनने के और टूटने के अमल चालू होते हैं, उसको हम नेक्स्ट स्टेज में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जैसे पढ़ रहे हैं कि काफी सारे जो है बिगर मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, जिन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, आल्सो कॉल्ड पॉलीमर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टेबल जो हमारे बुक के अंदर इंक्लूड किया गया है, इसको जरा आप देखेंगे कि कौन कौन से जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो बेसिक यूनिट क्या है, और उसके अंदर बॉन्डिंग या लिंकेज क्या है। ये बॉन्डिंग या लिंकेज का जो है सवाल जो है रखा गया इस चार्ट के अंदर, बिकॉज जब भी बिगर मॉलिक्यूल बनेंगे, जबकि ये मोनोमर थोड़ी देर में हम सीखते हैं, ये दूसरा मोनोमर, तो जाहिर है मोनोमर प्लस मोनोमर अटैच होंगे तो कोई ना कोई इधर केमिकल बॉन्ड बनता है। तो बॉन्डिंग का एक सवाल जो रखा गया है हमारे नए बुक के अंदर। तो एक हेडिंग है, जैसे आप देखेंगे पॉलीमर, और उसका मोनोमर या बेसिक यूनिट क्या है, और उसके बाद जैसे लिंकेज या बॉन्ड देखेंगे। तो एक पॉलीमर जैसे हम कहें कि फॉर एग्जांपल जो है पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इसका मोनोमर या जो मोनोसेकेराइड या सिंपल शुगर होता है, और इनके दरमियान जो बॉन्ड होती है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगी। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और लिंकेज होगा, बॉन्ड या लिंकेज का नेम होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। पुराने बुक के अंदर ये डिटेल नहीं थी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का कोई डिस्कशन नहीं था। इसी तरह से अगर देखा जाए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन, तो इनका बेसिक यूनिट जो अमाइनो एसिड होगा, बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड होगा, और इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड कहलाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड कहलाएगा, पेप्टाइड और अमाइड बॉन्ड। इस तरह से अगर देखें लिपिड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लिपिड्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एक है फैट्स एंड ऑयल्स है, फैट्स एंड ऑयल्स की कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी फास्फोलिपिड की है, और तीसरी कैटेगरी जो है टर्पेनोइड की है। तो जरा इसको अलग अलग हेडिंग में आप देखेंगे, फैट्स एंड ऑयल, फैट्स एंड ऑयल्स के बाद फास्फोलिपिड्स, और तीसरी कैटेगरी है टर्पेनोइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मौजूद है। फैट्स एंड ऑयल्स में तो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल है, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल ये फैट्स एंड ऑयल्स बनते हैं। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो जस्ट ईस्टर बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड का नेम होगा ईस्टर बॉन्ड। और उसके बाद जैसे फास्फोलिपिड है तो इसके अलग कंपोनेंट है, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल के अलावा जो है फॉस्फेट ग्रुप भी है प्लस कोलिन है, ये सारी चीजें मिलके एक फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल बनता है। तो इसमें बॉन्ड भी दो जगहों पे बनेंगे, हालांकि आगे डिटेल मौजूद है, हम सब चीजें डिस्कस करेंगे। ईस्टर बॉन्ड भी मौजूद है, और कार्बन कार्बन एक लिंकेज है वो भी मौजूद है। तो एक और है ना लिंकेज। तीसरा जो कंपोनेंट है टर्पेनोइड, इसका जो बेसिक यूनिट होता है उसको कहते हैं आइसोप्रीनोइड यूनिट, कहते हैं C5H आइसोप्रीनोइड यूनिट। और आइसोप्रीनोइड यूनिट के अंदर अगेन जो बॉन्डिंग होगी कार्बन कार्बन लिंकेज वाली होगी, कार्बन कार्बन लिंकेज या बॉन्ड वाली होगी, आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आखिरी जो पॉलीमर है वो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए और आरएनए, और इनके अंदर जो बेसिक यूनिट होगा उससे न्यूक्लियोटाइड चाहिए, और इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड का नेम होगा फास्फोईस्टर बॉन्ड, फास्फोईस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। तो ये ऐसी बॉन्डिंग को हम कहेंगे फास्फोईस्टर बॉन्ड, जैसे डीएनए के अंदर हम पढ़ते हैं फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड जो मौजूद है। तो इस तरह से जो है एक नया सवाल है, खास तौर से लिपिड की जो 3 कैटेगरीज है उनको अलग अलग से आपको समझने की जरूरत है। जैसे फैट्स एंड ऑयल्स हैं, उनके अंदर फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, ईस्टर बॉन्ड। और जो फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है उनके अंदर फैटी एसिड है, ग्लाइसरॉल है, फॉस्फेट ग्रुप या कोलिन है, फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल बनेगा। आगे डिटेल मौजूद है, हम डिस्कस करेंगे।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जितने भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उनके अंदर ये कंपोजिशन होती है। तो उसके अंदर जरा एक ईस्टर बॉन्ड भी है और दूसरी कार्बन कार्बन लिंकेज होगी, आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं जैसे नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि एक टेबुलेटेड चार्ट है, उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो है इससे पहले जितने भी टेस्ट हो चुके उसके अंदर ये आया है। चार्ट जरूरी है, कंपेरिजन है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की कंपोनेंट की। इसमें सवाल जो आएंगे उनका पैटर्न क्या होगा वो हम सीखेंगे। और इसके अंदर पूरी लिस्ट है कि कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स है। बायोमॉलिक्यूल्स जैसे वाटर से स्टार्ट होता है, वाटर, और देन जो है देखिए एक लिस्ट आगे मौजूद है जिसका परसेंटेज दिया गया गिवन है। एक जैसे बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल या जैसे आपने प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा जो मैमेलियन सेल का एग्जाम्पल दिया गया, मैमेलियन सेल। मैमेलियन सेल जो यूकैरियोट है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है परसेंटेज वाइज कि वाटर का कितना परसेंटेज होगा, दूसरा बायोमॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन्स है उनका क्या परसेंटेज होगा। उसके बाद जैसे वाटर तो दोनों के अंदर जैसे 70% है, इधर भी 70 की फिगर है, और प्रोटीन से 15% है, इधर 18% होंगे। एक पूरी ऐसी लिस्ट मौजूद है, इसको हम बिल्कुल क्रैमिंग टाइप का एक सवाल है। उसके बाद जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट के बाद जैसे लिपिड्स है, लिपिड्स के बाद जैसे न्यूक्लिक एसिड्स है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए और आरएनए आ जाता है। न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर डीएनए का अलग परसेंटेज है, आरएनए का अलग परसेंटेज है, और अदर जैसे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, इनऑर्गेनिक आयंस है, इनऑर्गेनिक है, उनकी एक लिस्ट है जिसको हम थोड़ा सा इस चार्ट के जरिए लेकर थोड़ा टाइम सेव करते हैं। बुक के अंदर मौजूद है, बुक के अंदर मौजूद है, उसको जरा क्वेश्चन का एक पैटर्न है वो सीखते हैं। बुक के अंदर मौजूद है जिसको हम पैटर्न हम सीखते हैं। पैटर्न क्या रहेगा या तो आप कर लेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा वो हम सीखना थोड़ा सा जरूरी है। अक्सर स्टूडेंट, थोड़ी सी मेरी ऑब्जर्वेशन है मेरी, कि स्टेटमेंट को गौर से नहीं पढ़ते, डायरेक्टली ऑप्शन से जाते हैं कि ऑप्शन क्या है। स्टेटमेंट को नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्टली ऑप्शन से जाते हैं। इस सवाल का सही ऑप्शन क्या है। इवन नेबरिंग स्टूडेंट से पूछेंगे जवाब करो ए बी सी डी करो, सही है पढ़ना कौन पढ़ने से जवाब करो। तो हमेशा एक ध्यान में रखें जो स्टेटमेंट है उसको केयरफुली पढ़ें, और उसके अंदर जो की पॉइंट्स होती है उनको जरा थोड़ी सी अंडरलाइनिंग करें। इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेटमेंट के अंदर इस सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे फाउंड नॉट फाउंड कभी कभार होता है, फाउंड आर प्रेजेंट और किस जगह में नॉट फाउंड लिखा होता है, तो हमारे जहन में ये होता है कि फाउंड हाँ फाउंड, नॉट लफ्ज हम पढ़ते ही, या किन जगहों पे जैसे एक्सेप्ट लिखा होता है, एक्सेप्ट लिखा होता है पहली स्टेप में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, आखिर में एक्सेप्ट लिखा होता है, उससे हमारी समझ नहीं आती और फिर एक सवाल बहुत गलत हो जाता है। तो हमारा काम है आपको बताना कि स्टेटमेंट को और से पढ़ें, अंडरलाइन करें, और क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आप पहले नोट करें। इसमें आपसे क्या मतलब है, आपके पास बिल्कुल नॉलेज बहुत ज्यादा समंदर है नॉलेज है, पर इस सवाल की रिक्वायरमेंट वो क्या है, वो आपको मार्क्स दिलाएंगे, वो हम चेक नहीं करते। जैसे होता है क्रिकेट मैच के अंदर कोचेज होते हैं, प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं, गलती होती है कोचिंग सिखाते हैं कि भाई ये इस तरह से आप इसको कैरी करें, ताकि जो वो मैच है ना उस मैच के अंदर आपकी कोई गलती ना। तो ये भी एक तरह से ट्रेनिंग सेशन है हमारा, बिल्कुल गलतियां होंगी स्टूडेंट लाइफ का, पर जो गलती हो तो नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो। मैं हमेशा स्टूडेंट से यही कहता हूँ नेक्स्ट टाइम गलती का ऑप्शन ना रखें। इसके लिए ऐसी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखा करें। मैं क्वेश्चन जो पूछने उसमें फॉर्मेट जो सीखने जा रहा हूँ वो ये है कि द मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट है। मैं हमेशा स्टूडेंट को यही बात बताता हूँ, द मोस्ट एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब है सबसे ज्यादा, द मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट इन सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे ज्यादा तो वाटर है 70%,
सबसे ज्यादा। दूसरा सवाल इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, प्रोटीन ऑर्गेनिक, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, ये सब जो ऑर्गेनिक के लिए है। तो इनमें सबसे ज्यादा कौन सा है, इनमें सबसे ज्यादा हुआ है यकीनन प्रोटीन है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 15% है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर 18% है। तो ये चेक करना चाहिए, केयरफुली चेक करना चाहिए सवाल की रिक्वायरमेंट क्या होती है। इसमें एक और सवाल होता है, एक और सवाल होता है, न्यूक्लिक एसिड का क्या रेशो होता है। न्यूक्लिक एसिड जब आप कहेंगे तो बैक्टीरियल सेल के अंदर 1+6 और मैमेरियल सेल के अंदर दोनों को मिलाएंगे। अगर जैसे इसमें आपको सवाल पूछा जाता है कि भाई डीएनए का रेशो क्या है, तो आप प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 1% देते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर 0.25 है। मॉलिक्यूल बना सकते हैं, सिमिलर मॉलिक्यूल आपस में मिलकर कोई बिगर और लार्जर मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो ये सिलसिला जारी और सारी होता है इसी तरीके से मेटाबॉलिज्म के। तो उसके लिए जो बिगर मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स और पॉलीमर, तो सिंपल वर्ड्स में पॉलीमर से मोनोमर बनते रहते हैं और मोनोमर से आपस में मिलकर ये मोनोमर से कभी जो है पॉलीमर भी बना सकते हैं, मोनोमर्स आपस में मिलके पॉलीमर्स भी बना सकते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस जारी होते हैं, कंटिन्यू होते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर जब तक लाइफ मौजूद है। तो दो प्रोसेस हैं, एक है जैसे कंडेंसेशन का प्रोसेस है, कंडेंसेशन का प्रोसेस है, कंडेंसेशन इज आल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, कंडेंसेशन इज आल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। कंडेंसेशन को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। जो बिल्डिंग का प्रोसेस है, जो बिल्डिंग का प्रोसेस है, बनने का अमल है, इसमें होगा क्या, जैसे डिहाइड्रेशन, डी की मीनिंग होती है रिमूवल, और टू रिमूव, हाइड्रो की मीनिंग होती है वाटर, और सिंथेसिस लफ्ज ये शो कर रहा है फॉर्मेशन को। सिंथेसिस लफ्ज का मतलब ही होता है फॉर्मेशन, किस चीज की फॉर्मेशन, बॉन्ड की फॉर्मेशन, वाटर की रिमूवल, बॉन्ड की फॉर्मेशन। इस प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन प्रोसेस, जिसमें मोनोमर से पॉलीमर बनेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन प्रोसेस। मोनोमर से पॉलीमर बनना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनना, अमाइनो एसिड आपस में असेंबल होकर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनते हैं, तो ये एक प्रोसेस जिसे हम कहेंगे कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के लिए एक प्रॉपर एंजाइम की जरूरत होती है, प्रॉपर एंजाइम की जरूरत होती है, प्रॉपर एंजाइम इज नीडेड फॉर दिस प्रोसेस। और एनर्जी का भी एक्सपेंडिचर होगा, एनर्जी का भी एक्सपेंस होगा, खर्च होगा, रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी भी एक्सपेंडिचर होगा। तो जितने भी जैसे मोनोमर है, फॉर एग्जाम्पल एक हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन बनाते हैं, ये मोनोमर है, मोनोमर नंबर 1, ये मोनोमर है, मोनोमर नंबर 2, और ये मोनोमर है, मोनोमर नंबर 3। जिस तरह से आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए तो जिनका बेसिक न्यूक्लियोटाइड होता है, डीएनए या आरएनए बिलियन मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मोनोमर, वो भी आपस में लिंक होते हैं, वो भी आपस में बॉन्डिंग के जरिए अटैच होते हैं। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जैसे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ बनते हैं, अटैच होते हैं, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। तो इन मोनोमर्स के दरमियान बॉन्ड होगा। बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक ट्रेन है, उसकी कंपार्टमेंट है, जिनको आपस में मिला के एक बड़ी ट्रेन बन सकती है,
या बड़ी ट्रेन को अलग अलग उनके कंपार्टमेंट को करना होगा तभी अलग अलग हो सकते हैं। तो जो मोनोमर्स होते हैं एक एंड में उसके एच और दूसरे एंड में ओ एच ग्रुप होते हैं, एच एंड ओ एच, एच एंड ओ एच। हर एक मोनोमर में ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं फंक्शनल ग्रुप, जिसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जितने भी जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे अगर हम कहें कि ये ट्रेन का कंपार्टमेंट है, ये भी ट्रेन का कंपार्टमेंट, इनके टायर्स को इनके टायर्स के साथ, या व्हील्स होते हैं उनको टायर नहीं पर व्हील्स होते हैं उनको लिंक करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कंपार्टमेंट को एक स्पेसिफिक पार्ट या पॉइंट पे जो अटैच किया जाता है, एक बुक होते हैं उनके जरिए जोड़ा जाता है और वहीं से किया जाता है। तो केमिस्ट्री के अंदर जो ऐसी पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होते हैं, बॉन्ड बनते हैं, उन्हें कहते हैं फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो एक एंड पे क्या बोलते हैं कि जैसे एच आपस में मिलकर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बन के रिमूव होगा, जैसे वाटर बन के रिमूव होगा उस जगह पे एक बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही जिस तरह से यहाँ पे भी ऐसे एक वाटर मॉलिक्यूल बन के रिमूव हुआ, वाटर की रिमूवल हुई और इस जगह पे एक बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बनने के बाद अब आप देखें ये तीनों मोनोमर्स आपस में जो लिंक हो गए, मोनोमर नंबर 1, मोनोमर नंबर 2 और मोनोमर नंबर 3, ये तीनों आपस में लिंक हो गए। इस लिंकेज के अमल को, इससे फॉर्मेशन के बिगर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के अमल को हम कहेंगे कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन। वाटर की रिमूवल हुई है, वाटर इज रिमूव्ड, वाटर की रिमूवल हुई है और फॉर्मेशन की हुई है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। इसी वजह से इसे कहते हैं कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन प्रोसेस, जिसका कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन। हालांकि हमने यहाँ पे इधर 3 मोनोमर लिए, ठीक है, बिलियन से बिलियन मोनोमर्सों पर तरीका यही सेम होगा। वाटर की रिमूवल होगी, उस जगह पे बॉन्ड बन जाएगा और एक बिगर मॉलिक्यूल बनता जाएगा। एच एंड ओ एच आयन आपस में मिलकर जैसे वाटर मॉलिक्यूल बन के रिमूव और उस जगह पे एक बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बनने की वजह से बिगर मॉलिक्यूल बनते जाएगा। और इस प्रोसेस के लिए एक प्रॉपर एंजाइम की जरूरत होती है और एनर्जी एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है। इस प्रोसेस के दौरान वाटर की रिमूवल हुई है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, तो ये कहिए कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन चलती है। बिल्कुल इसका रिवर्स की प्रोसेस है, इसे कहिए हाइड्रोलिसिस नहीं, जिसको हम सीखते हैं कि वाटर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस बिल्कुल इसका अपोजिट है। अपोजिट किस तरह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई फिगर है, हम कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल है या एक बड़ा मॉलिक्यूल है, बिगर मॉलिक्यूल है, जिसको तोड़ने की जरूरत है, इसको तोड़ने की जरूरत है। मोनोमर जैसे 1 2 3 या ऐसे आपके थाउजेंड्स के अंदर हो, मिलियन के अंदर हो, ये एक पॉलीमर है। फॉर एग्जाम्पल पॉलीमर को मोनोमर में ब्रेक करना, पॉलीमर को मोनोमर में ब्रेक करना, इस अमल को हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस कहेंगे। ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस इज प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन। ये ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस टूटने का अमल है और इस टूटने के अमल के दौरान जैसे एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उधर रिमूवल ऑफ वाटर, इधर वाटर को ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कहाँ पे वाटर ऐड करना, जहाँ पे ये जो बॉन्ड होते हैं इसके लिए वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन होगी, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और उसके नतीजे में क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड होगी। एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड होगा। बॉन्ड की ब्रेक होने से जो है यकीनन जो एनर्जी रिलीज होगी, इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होगी और इस प्रोसेस के लिए एक प्रॉपर एंजाइम की जरूरत होती है, प्रॉपर एंजाइम की जरूरत होती है। हाइड्रोलिसिस के लिए प्रॉपर एंजाइम की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल हम जो प्रोटीन की जब डाइजेशन करते हैं अमाइनो एसिड में, तो आपको पता है प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड, तो प्रोटीज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जो प्रोटीज एंजाइम होते हैं उनकी मदद से ये काम होगा। तो जो भी लाइफ का हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होगा उसके अंदर प्रॉपर एंजाइम की भी जरूरत होगी। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन हुई है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो नतीजतन क्या होगा, जैसे मोनोमर नंबर 1 और 2 आपस में लिंक है, तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ये एबिलिटी है कि HCl आयन में ये ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से HCl आयन में ब्रेक होने की वजह से ये मोनोमर नंबर 1 और मोनोमर नंबर 2 जो है ये अलग हो गए। उसके बाद जैसे अगर आप देखें यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन हुई है, एडिशन होने के
ये होगा कि H एंड OH आयन है, और ये मोनोमर नंबर जो 3 होगा, मोनोमर नंबर 3 होगा, ये भी अलग हो जाएगा। तो मोनोमर नंबर 1, 2, 3 अलग हुए। कौन सा तरीका है? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड दिस प्रोसेस नीड्स प्रॉपर एंजाइम। और ऐसे प्रोसेस होते रहते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया ह्यूमन बींग के अंदर या एनिमल के अंदर जो डाइजेशन का जो एक अमल हुआ है, ये हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस। या एक और लफ्ज आपने सीखा होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, अगर लफ्ज अगर जहन में है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, तो यानी ऐसे एंजाइम्स जो हाइड्रोलाइसिस कर पाते हैं, ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इस हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से दिया गया।